नेक्स्ट क्वेश्चन बेड सोर के ऊपर वो पूछते हैं कि कोई भी बेड रिडन पेशेंट है या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है तो उनको जो बेड सोर होते हैं, बेड सोर को आपने कैसे प्रिवेंट कर, पेशेंट को अगर बेड सोर है तो आप कैसे केयर करोगे। तो एक हॉस्पिटल में ऐसे क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास कोई, आप आईसीयू में काम कर रहे हो, आपके पास कोई बेड रिडन पेशेंट है, प्रोलॉन्ग बेड रिडन पे है, तो उनको बेड सोर हुआ है तो आप कैसे केयर करोगे। तो 3 या 4 लाइन आपको लिखनी होती है कि आप कैसे करोगे। जैसे आप लिख सकते हो कि हम उसको अल्फा बेड लगाएंगे, सेकेंडरली उनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, फिर हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं, उसके ऊपर एलाविन सेक्रम लगा सकते हो या उसके ऊपर कैल्विन स्प्रे आप लगा सकते हो। बस ऐसे 3-4 लाइन में आपको बताना है कि आप बेड सोर की केयर कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर हॉस्पिटल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो यही गलती करते। तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा है। एक स्टूडेंट ने मेरे से नंबर लिया था और उनको मैंने अपने हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिलवाई थी, तो उससे भी उन्होंने यही पूछा कि देखो उनका कंफ्यूज करने का तरीका, वो क्या पूछते हैं, वाइटल साइन हमें नॉर्मल हमें पता होता है, अगर हार्ट रेट बढ़ गया तो टैकीकार्डिया, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हार्ट के रिलेटेड जो भी होगा उसको हम कार्डिक बोलते हैं, बढ़ गया है तो टैकी है, कम हो गया तो ब्रेडी है। अगर बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, कम हो गया तो हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अभी वो आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे, वो आपको ऐसे पूछेंगे कि अगर आपके पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, उसको आप कौन सी टर्म से बोलोगे। तो आप एकदम से बोल दोगे जी टैकीकार्डिया, आपके दिमाग में आएगा हाँ यार कार्डिया तो टैकीकार्डिया बोल दोगे आप। फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा अगर आपका ब्रीदिंग रेट कम हो गया तो आप क्या करोगे, तो उसको कौन सी टर्म, तो हम तो नॉर्मली जैसे वो स्टूडेंट ने गलती करी थी, उसने बोला कि उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। तो वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी टैकीकार्डिया। वो बोलेंगे जी अगर कम हो गया है आपका रेस्पिरेशन रेट तो आप बोलोगे जी ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे आप गलती करते हो, पहले क्वेश्चन को सुनो। पहले तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं भाग के नहीं जाना, कोई आपकी ट्रेन नहीं छूट रही, कोई आपकी मेट्रो नहीं छूट रही, बहुत ट्रेनें आएगी, बहुत बसेस आएगी, आराम से बैठना है, पहले क्वेश्चन को सुनना है फिर आंसर करना है। यही कन्फ्यूज़न आपने क्लियर करनी है। हार्ट रेट अगर बढ़ा है तो टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट कम हुआ है तो ब्रेडिकार्डिया होगा। रेस्पिरेशन रेट का अगर पूछते हैं बढ़ा है तो टैकीपीनिया होगा, कम होगा तो ब्रेडिपीनिया होगा। ये कभी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने, ठीक है। इसी से जब आप कन्फ्यूज़ हो गए, वो आपसे पूछे क्या 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 बोला आपने, एक बार फिर से बोलना। तो यही जगह पे आके आप एकदम से, मतलब आपको एकदम से आप सोचने लग जाओगे, अरे यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, क्या बोलना था, टैकी था यार ब्रेडी था, मतलब इसी चीज़ में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो तब आपकी गलतियाँ शुरू हो जाएगी। इसीलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन सुनो, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लड ग्लूकोज के ऊपर। तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल को पूछते हैं और उसकी टर्म भी आपसे पूछते हैं कि अगर पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया तो उसको कौन सी टर्म से आप प्रोनाउंस करोगे। तो 4 टर्म्स आपको कोई भी दे देंगे, टैकीकार्डिया हो गया या टैकीपीनिया हो गया या हाइपरग्लाइसीमिया हो गया या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो ऑब्वियसली बढ़ता है तो आपको याद रखना है, अगर शुगर लेवल ऊपर गया तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ के ऊपर कोई डाउट है तो वो भी हमने वीडियो बनाई है, जरूर चेकआउट करिएगा। तो नेक्स्ट है पेन रिलीविंग मेडिसिन। पेन रिलीविंग मेडिसिन के बारे में वो पूछते हैं, मतलब आपको एक एक स्पेशल इंजेक्शन का नहीं वो पूछेंगे, ऐसे पूछते हैं कि मेडिसिन की कौन सी क्लास है जो पेन रिलीव करती है। उसमें भी आपको 3-4 दे देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव या एनाल्जेसिक्स या एंटी हिस्टामिन, तो ऐसे करके 3-4 ऑप्शन देंगे। तो ऑब्वियसली एनाल्जेसिक जो है उसमें सब पेन रिलीविंग मेडिसिन आ जाती हैं। एक चीज़ और है, निसेट्स का वो जरूर पूछते हैं। 2 हॉस्पिटल में क्वेश्चन आया था निसेट्स के बारे में, तो निसेट्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। वो अलग अलग देते हैं और जो वो फुल फॉर्म देते हैं वो मतलब होगी भी पूरी NSAIDS, इसके ऊपर पूरा मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होता है। जैसे एक हॉस्पिटल उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका ये था ये था ये, चारों ऑप्शन आप एक ही साथ पढ़ोगे ना तो आप खुद ही डाउटफुल हो जाओगे कि यार इसका आंसर क्या था। इसलिए हमेशा याद रखना है, निसेट्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोड ब्लू के ऊपर। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अलग अलग हॉस्पिटल जाते हो तो उनके कुछ ही ऐसे कोड होते हैं जो मतलब सिमिलर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कोड ब्लू है वो हमारा यूनिवर्सल एक ही होता है, इसको हम यूज़ करते हैं कार्डिक अरेस्ट के लिए। तो कोड ब्लू के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कोड ब्लू हम किस में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस की 4 ऑप्शन दी होगी, तो ऑब्वियसली जो कोड ब्लू है इसका आपने याद रखना है
कि कोड ब्लू का हम यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट के लिए। और जैसे कुछ और जैसे कोड रेड है वो भी यूनिवर्सली हर हॉस्पिटल में सेम होता है। कोड ब्लू का मतलब है कार्डियक अरेस्ट, कोड रेड हो गया तो हर हॉस्पिटल में एक ही है कोड रेड मतलब फायर का। कोड ब्लैक है तो उसमें होता है कि अगर कोई बॉम्ब या कुछ थ्रेट ऐसा कुछ हो। और कोड वायलेट जो है वो भी मोस्टली हर जगह पे सेम ही होता है। वायलेट मतलब वायलेंस, कोई भी धक्का मुक्की या कुछ भी ऐसा हो गया हॉस्पिटल में, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो वहाँ पे हम कोड वायलेट को अनाउंस करते हैं। तो कोड अनाउंस करने का भी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके हॉस्पिटल में जो भी नंबर दिया होता है, एक ही नंबर दिया होता है, उसी पे आपको कोड अनाउंस करना है। आपको सबसे पहले 3 बार कोड अनाउंस करना है, साथ में आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, फ्लोर बताना है, बिल्डिंग बतानी है और किस रूम में हुआ है, जब किस पर्टिकुलर एरिया में हुआ है उसको अनाउंस करना है। तो ये कोड जो है 3 बार आपको अनाउंस करना होता है। नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। पोजीशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन वो बनाते हैं, आपके पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप कौन सी पोजीशन दोगे। तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था कि डिज़निया में कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ऑब्वियसली टेंडलबर्ग हम देंगे नहीं क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्पाइन हम देंगे नहीं क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रोन पोजीशन हम देंगे नहीं क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑब्वियसली जो राइट आंसर है वो होता है फॉलोअर पोजीशन। फॉलोअर पोजीशन हम देंगे क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फॉलोअर देंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। तो साथ में और एडिशनली जो भी आपको साथ में ऑक्सीजन देनी है, जो वो तो बात की बात है। अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछे तो आपको एक्सप्लेन करना है। डिज़निया हो रहा है तो हम पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर उसकी ज़्यादा सैचुरेशन कम हो रही है तो आप उसको बाईपैप लगाओगे। बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो उनको इंटूबेट करोगे। जो मतलब वो आगे फर्दर जो भी मैनेजमेंट आप करते हो वो आप इंटरव्यू में बता सकते हो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमरजेंसी ड्रग्स। तो 3 हॉस्पिटल में मैं गया, तीनों हॉस्पिटल में इन इमरजेंसी ड्रग्स उन्होंने पूछी है। किसी ने पूछा होता है कि किसी भी 3 जो इमरजेंसी ड्रग है उनका नाम बताओ, किसी ने पूछा होता है 5 इमरजेंसी ड्रग का नाम बताओ। तो ये आपको पढ़ के जानी है कि कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स है। और हाई रिस्क ड्रग भी पूछ सकते हैं। हाई रिस्क तो बहुत सारी ड्रग्स होती है। हाई रिस्क आपको बस कुछ 5, 6, 7 याद करनी है। एज ए फ्रेशर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी हाई रिस्क नहीं है और कौन सी इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन था इंसुलिन के रूट के ऊपर कि इंसुलिन हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने सब रूट बताया। मेन हमारी जो सबसे मतलब कॉमन साइट होती है वो होती है हमारे अब्डमन पे। अब्डमन के नेवल है, जो हमारा नेवल है वहाँ से आप 4 उंगली छोड़ के राइट और लेफ्ट को आप लगा सकते हो। इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी आपको पता है, एक जगह पे लगाओ तो लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाता है। तो आप आर्म्स पे लगा सकते हो, थाइस पे लगा सकते हो, बैक पे लगा सकते हो। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे यही दिया होगा कि सबसे कॉमन साइट और फेवरेबल साइट कौन सी है। तो ऑब्वियसली आपको जो है अब्डमन ही सिलेक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन था टेटनस इंजेक्शन जो होता है उसको हम कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो क्या होता है। आप सबको पता ही होगा कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो हम रखते हैं 2 to 8। अगर 8 से ऊपर होता है तो आपको ऑब्वियसली जो बायोमेडिकल वाले हैं उनको बताना है, या तो आपका फ्रिज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या आपका फ्रिज डिस्कनेक्ट हो गया है, या जो भी है आपको जो इसका टेम्परेचर है वो 2 to 8 मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन रखी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन को हमने फ्रिज में रखना है और कौन सी मेडिसिन को नहीं रखना है, तो आप जब भी कोई इंजेक्शन पकड़ोगे या कुछ भी देखोगे तो उसके ऊपर हर कोई भी ऐसी चीज़ है जो भी हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो इंजेक्शंस है, सबके ऊपर लिखा होता है, या तो लिखा होगा स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, तो उसको हमने 24 टेम्परेचर से कम रखना है। ठीक है, और जिसके ऊपर लिखा होगा कि स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो जिसके ऊपर भी लिखा होगा स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली वो जो इंजेक्शन हो, मेडिसिन हो, टैबलेट हो, वायल्स हो, जो भी है बस उसको फ्रिज में रखना है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। तो जितने भी मैं हॉस्पिटल में गया हूँ हर जगह पे यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब आप 3-4 जगह पे जाओगे ना तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो ऑब्वियसली मैं गया हूँ, मैंने देखा है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, सब जगह पे यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस यही जाल जो है घुमा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप फ्रेशर हो तो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप एज ए फ्रेशर आप दिल्ली में काम करना चाहते हो तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो अगर आप एज ए फ्रेशर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, अगर उनको नहीं रखना है फ्रेशर को, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकाल ही देंगे या आपको इंटरव्यू में से कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे कि नहीं भाई हमें आपका ये सही नहीं है, ये सही नहीं, इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाला स्टाफ होता है अगर वो आईसीयू में या वार्ड में जाता है आराम से वो 5-6 पेशेंट देख लेता है, उसको ज़्यादा कोई काम भी सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो एक तो ज़्यादा पेशेंट नहीं ले सकते, 1-2 से ज़्यादा पेशेंट नहीं वो ले सकते,
दूसरी चीज़ ये है कि उनको काम भी करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, जो बड़े सेटअप होते हैं, अगर आप मैक्स चले जाओ, फोर्टिस चले जाओ या अपोलो चले जाओ, ये बड़े सेटअप वाले जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वो जल्दी लेते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बड़ी जल्दी आपको ले लेंगे। तो दोस्तों ये सारे की एंड पे जो कंक्लूज़न है ना, ये है सबसे पहले तो आपको अच्छे से, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली हम आपने करा नहीं है, फिर भी जो हमारी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप लगती है ऑब्वियसली हम उसमें पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। और कोशिश करो आप पहले छोटे सेटअप में जाओ, 100 to 150 बेडेड या लेस दैन 200 बेडेड कोई हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ पे जाओ तो वो आपको रख लेंगे जल्दी, क्योंकि उनको फ्रेशर स्टाफ ही चाहिए होता है। तो एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो गाइस एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। क्या होता है कि मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ पे मैं एज ए फ्रेशर जा रहा हूँ, मेरे साथ एक और लड़का है वो भी एज ए फ्रेशर जा रहा है। वहाँ पे एक लड़की है जो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाली लड़की है, ठीक है। तो मैं जब पहले वो लड़का जो मेरे से पहले था वो वहाँ पे गया, तो अनफॉर्चुनेटली उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो फ्रेशर था। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि उसने आंसर सही दिए या गलत दिए, उसका मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता। उसने मुझे ये बोला कि उन्होंने मुझे पूछा कि हार्ट रेट बढ़ गई तो क्या बोलोगे जी, मैंने बोल दिया टैकीकार्डिया। हार्ट रेट कम होगी तो क्या बोलोगे, बोला जी मैंने बोल दिया ब्रैडीकार्डिया। फिर मुझे 2-3 चीज़ें ऐसे और पूछी, मैंने सही आंसर कर दिया और उन्होंने बोला कि वी आर रियली सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते, उन्होंने मुझे भेज दिया, ऐसे उसने मुझे बोला है। सेकेंडली और लड़की जाती है, ठीक है, उसको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उसका जो प्रोफाइल वो देखते हैं कि उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है। वो लड़की को सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन उसने पूछा कि हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या बोलोगे, उसने बोल दिया जी टैकीकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। तो एक शायद उसको बीपी का कुछ पूछा था कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है बीपी की, और बस 1-2 चीज़ें ऐसी पूछी, नॉर्मल वाइटल साइंस पूछे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वो लड़की को सिलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको था एक्सपीरियंस। 3rd पे मैं गया, ठीक है, वहाँ पे गया, मेरी इंटरव्यू हुई। तो जब मेरा उन्होंने वो पेपर देखा तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे मेरे। तो मुझे उन्होंने पूछा कहाँ से करी है, तो मैं थोड़ा अलग था क्योंकि ऑब्वियसली मैं पंजाब से हूँ और मेरी टर्बन की वजह से मैं सबसे अलग दिखता हूँ। और इस चीज़ का मुझे मान भी है कि मैं सबसे अलग दिखता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी टर्बन की वजह से। तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ से आपने करी है, मैंने बता दिया कि मैंने पंजाब से करी है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मैंने उनको आंसर दे दिया, जो भी उन्होंने पूछा मैंने आंसर दे दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि मतलब जो आउट ऑफ टॉपिक लग रहे थे, कि जैसे कोई फ्रेशर के लेवल के नहीं लग रहे थे, फ्रेशर के लेवल से ऊपर लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सबका आंसर सही कर दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर सैलरी वगैरह डिस्कस करी, जो भी है, तो वो चीज़ डिस्कस करी। उसके बाद जब मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने उस लड़की को पूछा कि आपको क्या क्वेश्चन, पहले मैंने उस लड़के को पूछ लिया, उसने मुझे बता दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। लड़की को भी मैंने पूछा, तो लड़की ने बस मुझे इतना बताया कि उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो उन्होंने पूछा हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या बोलोगे, और एक उन्होंने बीपी की नॉर्मल वैल्यू पूछी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने उसको बोला यार अगर आपको मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे हैं और आपको सिलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं बोले हैं। वो लड़के को भी इतने क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वो बोला कि मैंने सही आंसर कर दिया, उसको नहीं रखा। फिर भी एट द एंड मैंने ये देखा है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको बातों में उलझा के आपकी ऐसी कोई गलती निकाल देंगे कि आपको सिलेक्ट वो नहीं करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो वो आपको ऐसे रख लेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है आपको कितना आता है, कोई लेना देना नहीं है आपको क्या क्या पता है। एक्सपीरियंस है तो बस आ जाओ जी, क्योंकि उनको मतलब है अपने पेशेंट दिखाने से। आप एक्सपीरियंस हो तो आप उनके 4-5 पेशेंट आराम से हैंडल कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो ऐसे ही रख लेंगे। तो इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है, अगर आप फ्रेशर हो तो कोशिश करो, अगर आप नहीं भी किसी बड़े सेटअप में आपको नहीं भी हुआ तो इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं, आप किसी छोटे सेटअप से शुरू कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ, जब मैं पहले पंजाब में जिस हॉस्पिटल में मैंने काम करा था एज ए फ्रेशर, तो वहाँ पर मुझे सैलरी इतनी कम मिल रही थी ना कि आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी कम सैलरी में मैं लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं था इतना, तो ऑब्वियसली मैं घर से भी बहुत पैसे लेता था उस टाइम पे। खैर अभी तो नहीं लेता, लेकिन पहले मैं लेता था, बहुत कम सैलरी थी मेरी। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने मेडिकल आईसीयू में ड्यूटी करी थी, एक्सपीरियंस था मुझे। तो आते ही मैंने यहाँ पे इंटरव्यू जो है क्लियर कर ली थी और इन्होंने मुझे रख भी लिया था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी था। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है यहाँ पे। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि फ़र्स्ट टाइम आप कहीं भी जाते हो तो कभी भी आप ये मत सोचो कि यार मुझे कम सैलरी मिल रही है। अगर आपको अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा है और आईसीयू मिल रहा है आपको, मेडिकल आईसीयू प्रेफर करो, मेडिकल आईसीयू, क्योंकि अगर आपने मेडिकल आईसीयू में काम कर लिया ना
आप ओटी चले जाओ, आप वार्ड में चले जाओ, आप कैथ लैब में चले जाओ, कार्डियक आईसीयू में चले जाओ, न्यूरो आईसीयू में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो अगर आपने एज ए फ्रेशर वार्ड में काम कर लिया ना, वार्ड में ही रह जाओगे, वो आगे नहीं जा पाओगे। वार्ड वाला बंदा वार्ड में काम कर सकता है, आईसीयू में काम नहीं कर सकता, लेकिन आईसीयू वाला बंदा जो है वो हर जगह काम कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करो हमेशा आईसीयू चूज़ करो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर हो, आईसीयू चूज़ करो, सीखो। बहुत बहुत चीज़ें सीखने वाली जो कि आप आईसीयू में सीख सकते हो, वार्ड में नहीं सीख सकते हो। बाकी पढ़ो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे एज ए फ्रेशर उन्होंने मुझे रख लिया तो ऑब्वियसली आपको भी रखेंगे। आपको 2 चीज़ें मेन करनी, एक तो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरी आपका कॉन्फिडेंस लेवल। मैं पहले भी अपनी वीडियो में मैं यही आपको बताता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका है ना, वो ही मैटर करता है कि आप सिलेक्ट होगे या रिजेक्ट होगे। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका नहीं है ना, आपको हेजिटेशन होगी, आप एक गलती करोगे, एक जगह पे अटकोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पे आ जाएगा। तब तो आप कोई भी आंसर नहीं कर पाओगे। एक बार आप अटक गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने वो लड़के वाली गलती नहीं करनी है कि वो हेजिटेट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ गया, फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती। शांत रहो, काम रहो, कुछ भी आंसर है आराम से आंसर करो, सोचो फिर बोलो। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो आपने देख ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना यार। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो भी नए पास आउट करे ना उनको तो ज़रूर शेयर करना यार, सबकी हेल्प हो जाएगी। बाकी इंटरव्यू की मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वहाँ पे एक तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैंने आपको बता दिया, मोस्टली इसी में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एज ए फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे वो, तो आप ये पढ़ो। सेकेंडली 70% जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल काम करेगा भाई। 70% जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल काम करेगा, 30% आपकी नॉलेज काम करेगी। ऑब्वियसली अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो नॉलेज तो आपकी भाई गई है बढ़, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपके ऊपर है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं आता है जो मैं आपको लगा दूँ और आपका कॉन्फिडेंस जो 100% पे चला जाए। तो वो आपको बिल्ड करना है अपने ऊपर, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है ना, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करके रखो। तो यही सोचना है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, दुनिया की तेल लेनी है, कुछ भी हो जाए आपसे बेटर कोई नहीं है। तो यही चीज़ को अपने माइंड में फिट करना है। कोई भी ऐसी इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लेके आ रहे हैं एक्सपीरियंस स्टाफ के ऊपर। अभी आपके लिए मैं ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ। 6 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे मैं जा सकता था एज ए फ्रेशर में चला गया भाई। अब तो मैं अगर अपना हॉस्पिटल मैंने शिफ्ट भी करना हो, चेंज भी करना हो, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेंगे यार तू तो पहले भी हमारे पास आ गया फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, अब तुझे 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया। तो गाइस, चैनल को सपोर्ट जरूर करना। आपके लिए और भी अच्छी बेनिफिशियल वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम 3 हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ। तो उसमें क्या क्या पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और पैसा कमाओ, क्योंकि अगर आप कमा रहे हो तो ये आपकी वैल्यू, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी 0 वैल्यू है। तो इसलिए कोशिश करो जब तक आप हॉस्पिटल में लग नहीं जाते हो तो फ़ोन छोड़ के आपको पढ़ना है, पढ़ने पे ध्यान देना है और स्टडी वाली वीडियोस देखनी है, ठीक है। टाइम पास वाली वीडियो कभी फ़ोन पे टाइम वेस्ट मत करो यार, क्योंकि लाइफ जो है एक ही है। तो अपना आगे की तैयारी करो, अपने फ्यूचर का प्लान करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।